हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पे करंट अफेयर कर रहे हैं, किसका, एनवायरनमेंट का, वो भी हम पूरा साल के कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता ही है कि अब हमने क्या कर लिया है, सेगमेंट वाइज अपने करंट अफेयर को बांट लिए हैं और उसके पोर्शन को जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर पूरे साल न्यूज में रहे हैं उन चीजों को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो है काले परवाल के बारे में पता चला है। तो जो परवाल भित्तियां हैं इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले जानना कि ये जो काले परवाल है वो कहाँ पे पाया गया है। तो जो आपको पता ही है कि जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है ग्रेट बैरियर रीफ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ के द्वारा बनाया गया क्या है, संरचना है। ठीक है, तो वहीं पे कई नई नई प्रजातियां पाई जाती है, तो वहीं पे ये काले परवाल पाया गया है। देखे, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हो गया कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो सेकंड हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी के साथ ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर है, तो कोरल सागर और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ 5 नई प्रजातियां ढूंढी गई है, किसकी, काले परवाल की। ठीक है, तो अब इसके बाद इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और ये कौन से समूह का है, एंथोजोअन समूह की तुलना में स्पष्ट किया गया है कि इसकी मतलब वर्गीकरण कैसा है। इसका समूह हमने बता दिया, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, पंख और झाड़ियां जैसी होती है ना, वैसी इसकी संरचना है। मतलब अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये किसी पक्षी का पंख है या फिर झाड़ियों जैसी इसकी आकृति हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट हमें पाते हैं, तो इसमें एक अलग सा हमें क्या देखने को मिला है, चीज देखने को मिली है। आपको मोस्टली पता है कि जो परवाल भित्तियां होती है क्या, वो उथले पानी में पाई जाती है। इसके लिए ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा ठंड दोनों ही सही नहीं होती। लेकिन जो ये प्रजाति पाई गई है, इसको हमने क्या देखा है कि ये प्रजाति जो है उथले सागर, जो मतलब उथला जल है, समुद्र का सरफेस वाला एरिया, वहां से लेकर ये 8000 मीटर तक यानी 8 किलोमीटर तक की गहराई तक भी ये क्या पाए जा रहे हैं, ये कोरल रीफ पाए जा रहे हैं। मतलब जो उथले सागर में जो कोरल रीफ पाए जा रहे हैं वो तो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जू जंतले जो उसका सहजीवी संबंध में जिसके साथ में है, वो क्या करता है, उसको वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो उसके वैसी चीजें इसमें नहीं है। मतलब वो तो एक सामान्य चीज होगी कि जू जंतले आके उसको पोषण प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके विपरीत क्या हो रहा है, ये फिल्टर फीडर है। क्या जो क्या करते हैं, गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले छोटे प्राणी पलवक, मतलब ये वनस्पति, जो छोटे छोटे वनस्पति पाए जाते हैं समुद्र के नीचे, उनका सेवन करके ये क्या करते हैं, ये जीवित रहते हैं गाइस। इसके अलावा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परवाल भित्तियां क्या होती हैं। तो आपको बहुत बार, अभी तक जब से हम लेक्चर ले रहे हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ कि परवाल भित्तियां क्या होती है। एक बार हम और पढ़ लेते हैं। ये ऐसे मतलब समुद्री जीव होते हैं जिसको हम अकशेरुकीय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जो ऐसे रेंगने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अकशेरुकीय। जिनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार इसको कहां पे रखा गया है, इसको फाइलम, निडारिया और एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके साथ हम परवाल या कोरल भित्ति को कहां पे रखते हैं। ठीक है गाइस, पॉलिप्स, देखो परवाल आनुवंशिक रूप से क्या होती है, अपने समान जीव वाले पॉलिप्स क्या होता है, एक ढांचा होता है ऐसा। ठीक है, इस पे जू जंतले जो जीव है वो आके बैठता है और ये एक दूसरे को, जू जंतले को, मतलब इन दोनों में क्या होता है, एक सौदा होता है कि देख भाई, मैं तुझको क्या दूंगा, शेल्टर दूंगा, मतलब रहने के लिए दूंगा यहाँ पे, और तू मुझे क्या करेगा कि मुझे खाने के लिए जो पादप चीजें हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों में क्या हो जाता है, इन दोनों में एक सहजीवी संबंध हो जाता है। सहजीवी संबंध का क्या मतलब होता है, जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये कंकाल है, जो ये पॉलिप्स है, वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु परवाल पॉलिप्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो अब आपको अगर पूछ ले कि जो परवाल भित्ति है वो मोस्टली किसके बने होते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। ये आदित्य और
सुंदर रंग के होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप के बहुत सारे वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं जिसमें कितनी सुंदर सुंदर परवाल भित्तियां दिखाई जाती हैं। इनको क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर 2022 में क्या कहा गया, जैसे कि हम जो हमारे आर्द्र वन है, आर्द्र भूमि है, उनको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। वैसे ही तो उस पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया था। वैसे ही इसको क्या कहा जाता है, इसको समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं तो परवाल भित्तियों को मोस्टली अगर हम टाइप्स में बांटे तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो हार्ड या कोरल परवाल हो गई। इसमें क्या होता है कि इसमें समुद्री जीवों के जो कैल्शियम कार्बोनेट से निकल के बना हुआ होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड कोरल या परवाल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का आपने अगर चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, CaCO3, ठीक है। कठोर कंकाल का उत्पादन होता है और ये क्या होते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। प्राथमिक रीफ बिल्डिंग परवाल होते हैं, इनको रीफ बिल्डिंग परवाल भी कहा जाता है। कठोर परवाल जो चट्टानों का निर्माण करते हैं, इन्हें हर्मोटिपिक परवाल भी कहा जाता है। अब सॉफ्ट परवाल में आ जाएंगे तो ये क्या है, सॉफ्ट जो है कोरल एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना है, ये आपको पता ही है, जो कंकाल और चट्टानों का निर्माण नहीं करते। वहां पे क्या हो रहा था, जब वो कठोर था तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंकाल था उसका निर्माण कर रहा था, और यहाँ पे ये निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि क्या करते हैं, हालांकि वो एक परवाल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद होते हैं। मतलब जो सॉफ्ट, एक तरह से कहते हैं कि ये रियल में परवाल नहीं होते, बस परवाल का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका महत्व देखें तो क्या है कि ये सबसे पहले जैव विविधता को क्या करता है, जैव विविधता को संरक्षण करता है। उसके अलावा बहुत सारे जो समुद्री जीव हैं उनको भोजन प्रदान करता है और मछली पकड़ने के उद्योग को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा मछली उत्पादन होता है। इसके अलावा परवाल भित्ति तंत्र के साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको देखने के लिए ही कहाँ जाते हैं, समुद्री एरिया या जो कोस्टल रीजन है उनमें जाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट जो है वो है लिथस सॉफ्ट शेल टर्टल। तो टर्टल क्या होता है आपको पता ही है, कछुआ। ये क्यों है न्यूज में, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो साइट्स की मीटिंग हो रही थी गाइस, जो भी यूपीएससी 2023 का पेपर दे रहा है उसके लिए जो ये साइट संस्था है ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं और आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। जब भी किसी भी घटना का 50 साल, 100 साल, 25 साल, 10 साल होता है तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती ही करती है। तो गाइस इसका कितना साल हो गया, 2023 में 50 साल हो गए हैं। तो इसकी क्या थी, 19वीं बैठक हो रही थी। कहाँ पे हुई थी, पनामा सिटी में, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन मिल गए। पनामा सिटी में 19वीं बैठक हुई साइट्स की, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें भारत ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें क्या कहा कि जो लिथस सॉफ्ट शेल टर्टल है उसको क्या कर दो, जो उनकी अपेंडिक्स है 1, 2, 3 उसमें ना ये जो लिथस सॉफ्ट शेल टर्टल है वो कौन सी अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स 2 में है। इसका मतलब क्या है कि उसको थोड़ा सा कम संरक्षण दिया जा रहा है। तो भारत ने कहा देखिए भाई बात ऐसा है कि इसको जो है इसको अपेंडिक्स 1 में कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि इसको संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, इसकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेपोर हिल गेको है, जेपोर हिल गेको है, इसको भी क्या कहा, इसको कहा कि जो अपेंडिक्स 2 है उसमें इसको शामिल करने की बात कही। मतलब कि उसने लिथस सॉफ्ट शेल टर्टल को तो 2 से 1 में करने की बात की और जेपोर हिल गेको जो है उसको कहा कि आप अपेंडिक्स 2 में रख दो। तो ये प्रस्ताव दोनों कहाँ थे, भारत की तरफ से। अगर ये सूचीबद्ध हो जाता है, सूचीकरण हो जाती है तो इसका क्या महत्व होगा, तो गाइस सबसे बड़ा महत्व जो होगा उसके संरक्षण का होगा। उसके जो वाणिज्यिक व्यापार उद्देश्यों को लिए जो यूज किया जा रहा है वो यूज नहीं किया जा पाएगा। मतलब देखो साइट्स का मेन काम क्या है कि वो ये देखता है कि भाई जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार से किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी वनस्पति का इतना व्यापार ना हो जाए कि उसके अस्तित्व पे खतरा हो जाए। तो इसीलिए कि जो ये कछुए हैं, जिनका टर्टल्स हैं, जिनका व्यापार हो रहा है, उनकी इतनी ज्यादा व्यापार ना कर लिया जाए कि उनके संरक्षण भी मुश्किल हो जाए। इस वजह से क्या कि इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा है। लिथस सॉफ्ट टर्टल जो है ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जो है एक बड़े ताजे पानी का नरम खोल वाला
क्या होता है, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ये ताजे पानी में पाए जाते हैं, नरम खोल वाला कछुआ होता है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां के क्या है, ये एंडेमिक है यानी स्थानिक है, नदी और जलाशयों में पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है। इसकी आबादी जो है वो 30 सालों में 90% से ज्यादा गिर चुकी है। आपको पता है ना कि IUCN का जो क्राइटेरिया है उसमें क्रिटिकल एंडेंजर या फिर वनरेबल, इन सबको मतलब कि आपको डालना है किसी भी जीव को, तो कुछ क्राइटेरिया है कि आपको 3 सालों में 90%, 3 सालों में 70% या 3 सालों में 50% कम हो जाना चाहिए। तो वही है कि इसकी 90% जनसंख्या में क्या आई है, गिरावट आई है। इस वजह से इसको क्या, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इसको क्या करो, अपेंडिक्स 1 में डाल दो। इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन वही है, अवैध क्या हो रहा है, इसका व्यापार हो रहा है। संरक्षण की स्थिति क्या है, तो अगर हम IUCN वाली संरक्षण की स्थिति में चलेंगे तो ये क्या है, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी एंडेंजर की कैटेगरी नहीं, क्रिटिकल एंडेंजर है ये, ठीक है, सॉरी गाइस, क्रिटिकल एंडेंजर है। और अगर हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला है उसके में चले तो उसकी शेड्यूल जो 4 है उसके तहत इसको रखा गया है, साइट्स की प्रविष्ट 2 के तहत रखा गया है, ठीक है गाइस, क्योंकि 2 के तहत है तभी इसको 1 में करने की बात हो रही है। एक और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अरिटा पट्टी को क्या कर दिया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल में हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया, और ये कौन सा कितने नंबर का स्थल बन गया, ये 35 नंबर वाला स्थल बन गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अरिट्टा पट्टी जो है स्थल कहाँ होगा, तो गाइस आपको इसका नाम सुन के ही लग रहा है कि भाई ये साउथ इंडिया का ही नाम हो सकता है, तो ये तमिलनाडु सरकार मतलब तमिलनाडु में ये जगह पे है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया, और ये कितने नंबर का हो गया, 35 नंबर का। क्यों है, अरिटा पट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये गांव है वो पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से समृद्ध है, मतलब कि देखो जैव विविधता संरक्षण, इसको क्या कर दिया गया, जैव विविधता वाला केंद्र घोषित किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल अगर इसको घोषित किया गया है तो इसमें कोई तो अच्छी चीजें होंगी, उसी को देख के कुछ तो क्राइटेरिया होगा, उसके बेस पे हमने किया है। तो ये एक पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां हैं। 3 महत्वपूर्ण रैप्टर्स जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। अब रैप्टर्स के नाम देख लेते हैं, लैगर फाल्कन जो हो गया, शाहबीन बाज और बोनेली ईगल, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम पेंगोलिन हो गया, स्लेंडर लॉरेंस हो गया, स्लेंडर लॉरेंस का आपको पता ही है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन रही है, कहाँ पे, तमिलनाडु में ही। अजगर हो गया, ये भी कहाँ, इन जीवों को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो एरिया है 7 पहाड़ी और द्वीपों का, पर्वतों का घेरा हुआ एरिया है, ठीक है। देखो 72 झील है यहाँ पे और 200 से ज्यादा यहाँ पे क्या है, प्रकृति झरने हैं। तो ये आप मतलब इमेजिन करके देखो ये जगह कितनी सुंदर होगी। इसको बनवाया किसने था, ये किस मतलब जो ये एरिया है ये किसके आसपास है, तो ये 16वीं शताब्दी में पांड्यन राजा थे, उनके शासनकाल में बनाया गया था। और उस झील का क्या नाम था, अनाईकोडम झील, कोडन झील, अनाईकोडन झील। गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी इसका देखो महापाषाणिक संरचनाएं हैं यहाँ पे, शैलकृत मंदिर है और तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिला हुआ है और जैन धर्म से भी संबंधित संरचनाएं। आपसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है कि एक ऐसा स्थल है जो हाल ही में क्या हुआ है, जैव विविधता विरासत स्थल बना है, ठीक है, जहां पे हमें तमिल ब्राह्मी शिलालेख, जैन धर्म से संबंधित और महापाषाण काल संरचना के क्या मिलते हैं कि हमें अब वो क्या कहते हैं अधिशेष देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। उसके अलावा जो ये इस जगह को, ये जगह किसके पास है, पांड्या राजाओं द्वारा निर्मित अनाईकोडम झील के पास में है। तो ये कौन सी जगह है, वो 3-4 नाम दे देगा, तो ऐसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैव विविधता अगर विरासत स्थल बन जाता है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे क्या होगा कि ये मतलब हम पहले पढ़ते हैं कि जैव विविधता विरासत स्थल होते क्या, उसके बाद महत्व पढ़ेंगे। तो मतलब ये एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें क्या होता है, अनूठे सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय, अंतर देशीय जल और समृद्ध जैव विविधता वाले क्या होते हैं, वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां इत्यादि और कीस्टोन प्रजातियां पाई जाती है। तो आपको पता होगा कीस्टोन प्रजातियां कौन सी होती हैं, जिसपे क्या होता है कि
अन्य जीव निर्भर होते हैं, जैसे कि जो शेर हो गया या बाघ हो चीता हो गई, ये क्या हो गई, ये कीस्टोन प्रजातियां हैं। ठीक है, कानूनी प्रावधान भी है। जैव विविधता विरासत स्थल का कोई कानूनी प्रावधान है तो हाँ गाइस है, जो जैव विविधता विरासत अधिनियम है 2002 की के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा करते हैं और कानूनी रूप इसको प्रदान करते हैं। BHS जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को ही बता रहा है, का निर्माण स्थानीय समुदाय द्वारा स्वेच्छा से तय किए गए प्रथाओं के अलावा उनके द्वारा प्रचलित प्रथाओं, उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाओं, संरक्षण के माध्यम से स्थानीय जीवन की गुणवत्ता में भी क्या करता है, सुधार कर सकता है। भारत का जो पहला ये था बायो हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो था वो क्या था, वो 2007 में किया गया और नल्लूर इमली गोवा में कर्नाटक जगह में क्या किया गया, उसको घोषित किया गया। नल्लूर इमली ग्रोव जो जगह है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में, उसको हमने क्या किया गया था, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। इसके अंतिम 5 प्रतिवेदन, मतलब कि लास्ट में जो लास्ट 5 जोड़े गए हैं अभी तक क्या जैव विविधता विरासत स्थल में, वो उसके नाम है त्रिपुरा में देबारी या छबीमुरा, त्रिपुरा में ही बैटिंग लिंग शिव या उसके आसपास का एरिया, असम में हेजोंग कछुआ झील है, असम में बोरजुली वाइल्ड राइस साइट है और मध्य प्रदेश में अमरकंटक। तो ये गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ सकता है कि देबारी हो गया, बैटलिंग शिव हो गया और हेजोंग हो गया, ये क्या है, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। तो ठीक है, एक बार सारे मत पढ़ो, फर्स्ट याद होना चाहिए, लास्ट 5 पढ़ लो और अभी जो बना है अरिकाट्टू उसको याद कर लो। ठीक है, ग्रेट नॉट, ग्रेट नॉट ये क्या है गाइस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो ग्रेट नॉट है ये क्या है, ये एक पक्षी है। ठीक है, और क्या है, ये प्रवासी पक्षी है जो कहां से आई है, मध्य एशियाई फ्लाईवे जो है इनका मतलब आने का जो रूट है वहां से आई है, और ऐसे मतलब 2 प्रजातियां आई हुई है इनकी, एक प्रजाति गुजरात में है, ठीक है, और दूसरी हमें केरल में देखने को मिली है। ये क्या करते हैं, ये शीतकालीन प्रवास के लिए कहां से आई है, रूस से आई है, और कितना किलोमीटर, 9000 किलोमीटर चल के मतलब अपना रास्ता तय करके आई हुई है। ग्रेट नॉट क्या है, इसकी संरचना देखो भारी भरकम है, मतलब इसको हमें इतना संरचना वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको ये मिल जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक नाम पढ़ लेते हैं, कैलीडरिस टेनोइरोस्ट्रिस है। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, पूरा नाम नहीं याद रखना, कैल्सीडरिस ये इतना याद रख लो, या पीछे का कुछ याद रखना चाहो तो याद रख लो। IUCN में इसकी स्थिति जो है वो क्या है, वो लुप्त प्राय है, आपको याद रखना है। ठीक है, विवरण कहाँ है, तो इसको हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, उसके अलावा साइबेरिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और आपको पता चल गया कि भारत में आया तो ये भारत में भी देखने को मिलेगा ही। आवास और पारिस्थितिकी मतलब ये कहाँ पे मोस्टली पाया जाता है, तो ये लैगून लेक हो गया, मुहाने हो गए, बेज बंदरगाह, तो मतलब देखो ये क्या कह रहा है, ये वाले जो एरिया होंगे ना कोस्टल एरिया, उसमें चाहे फिर लैगून हो गया या फिर चाहे मुहाने हो गया, एस्चुरी हो गए, डेल्टा हो गए, तो इन जगहों पे ये देखने को मिलेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे क्या है, तो देखो रूस साइबेरिया में सबसे उत्तरी प्रजनन मैदानों को पूर्वी दक्षिण, मतलब ये क्या है कि ये हमारे जैसे कि हम लोगों का फ्लाईवे होता है या रोडवे हो गया या रेलवे वाली जगहें होगी, उसी तरीके से कुछ जो प्रजातियां होती हैं उनका भी कहां से, उनका भी आने का कुछ रास्ते होते हैं, उसको हम क्या कहा जाते हैं, उनको हम फ्लाईवे कह रहे हैं। तो जो ये सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है वो रूस को कहां से, एशिया से कनेक्ट करने वाला है, इतना ही पढ़ना है, उसको ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने फ्लाईवे हैं, तो 9 फ्लाईवे हैं, आपको याद रखना है। ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे भी है एक, ईस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीका, मेरे ख्याल से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 9 फ्लाईवे है, और जो ये आया था पक्षी ये कहां से आया था, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे से आया था। ठीक है गाइस, फ्लाईवे में भारत की रणनीति भूमिका क्या है ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यह इस प्रवासी मार्ग का उपयोग करने वाली 90% प्रजातियां अधिक पक्षी प्रजातियों को महत्वपूर्ण उड़ान स्थल है, मतलब 90% से ज्यादा पक्षियां जो होते हैं इसी मतलब फ्लाईवे का यूज करके इंडिया में आती हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक,
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, 2023 में 8वें स्थान पर आया है। तो क्या है कि एक और है इसके साथ, उत्सर्जन एमिशन वाला जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, यूएनपी द्वारा निकाला जाता है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये कहाँ निकाला जाता है, तो ये जो जर्मन वॉच है संस्था वो निकालती है। कब से निकाल रही है, 2005 का आधार लेके निकाल रही है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो अच्छी है, क्योंकि 8वां रैंक है। इससे पहले 2022 में कितना था, 10वां रैंक था, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जर्मन वॉच याद रखना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ये याद रखना आप। जर्मन वॉच निकालती है। ये देखो 57 देश और यूरोपियन यूनियन, मतलब आपसे देखो अभी तक क्या पूछता है कि 192 के करीब, जो 191, 94 या 200 के करीब जो देश है, उतना बड़ा अमाउंट दे देगा या उतना नंबर दे देगा कि इसमें 192 देश जो है वो शामिल है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें तो 100 भी देश नहीं है, ये इतनी बड़ा डाटा दे रहा है, तो इस वजह से इसको बता रही हूँ कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि 57 देश है। ये क्या देखता है, इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त और तौर पर 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसका लक्ष्य क्या है, इसका मतलब लक्ष्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियां जो बनी हैं उसमें पारदर्शिता लाना, और जितनी उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई हैं उतना ही क्या करना, उतने की प्राप्ति कर पाना। मापदंड क्या है, इसके 4 श्रेणियां हैं और 14 संकेतक है, ठीक है, 4 श्रेणियां हैं और 14 संकेतक है के आधार पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को हमने स्कोर दे रखा है। सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, वो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को दे रखा है, फिर नवीनीकरण ऊर्जा को दे रखा है, फिर ऊर्जा उपयोग को दे रखा है और जलवायु नीति को। तो ऊर्जा उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा और जलवायु नीति, इन तीनों को हमने बराबर दे रखा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 पे चलते हैं। किसी भी देश द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं करने के कारण जो फर्स्ट 1, 2, 3 स्थान है वो क्या किया गया है, खाली रखा गया है, क्योंकि सबसे अच्छा देखो शीर्ष 3 स्थानों को खाली रखा गया है, क्योंकि इस लायक किसी ने प्रदर्शन किया ही नहीं कि इन तीनों जगहों पे किसी को क्या कर सके, किसी को रखा जा सके। इसके बाद वही जानते हो आप, जो स्वीडन हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये वाले नॉर्वे हो गए, ये वाली कंट्रीज आएंगी। भारत से ऊपर चौथे, 5वें और 6ठे और 7वें स्थान पे कौन है, डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को, ये है। और भारत कौन से स्थान पे है, 8वें स्थान पे है। G20 में देशों में, G20 की मीटिंग्स हो रही है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कर लेना। भारत शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने वाला क्या है, एकमात्र देश है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूके, ये कौन सी प्लेस पे रहा है, 11वीं प्लेस पे रहा है। चीन देखो कहाँ है, 51 प्लेस पर रहा है और उसकी बहुत कम रेटिंग है। यूएसए 52 पे रहा है, इस मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमें 8th पोजीशन पे रखा गया है। भारत की स्थिति 5 शीर्ष देशों में G20 में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया फर्स्ट पे है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए नहीं है जरूरी ये सारी चीजें। रूस का परमाणु संचालित क्या है, आइस ब्रेकर है। अब इसको पढ़ते हैं, रूस का परमाणु संचालित आइस ब्रेकर, ठीक है, इतना हमें हेडिंग मिल गया। अब हम इसके अंदर चलते हैं। हाल ही में रूस ने क्या किया है, ध्वजारोहण समारोह में, मतलब उनका तिरंगा फहराने का समारोह हो रहा था, अपनी आर्कटिक शक्ति का प्रदर्शन किया और 2 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर के लिए डाक लॉन्च किया, जो पश्चिमी आर्कटिक और साल भर नेविगेशन सुनिश्चित करेगा। तो उनका कोई समारोह चल रहा था, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी परमाणु शक्ति की, हमारे पास परमाणु शक्ति कितना है, इसलिए उन्होंने आइस ब्रेकर डाक लॉन्च किया है, ठीक है, और ताकि क्या हो सके, उनको नेविगेशन की सुविधा मिल सके। आइस ब्रेकर का क्या महत्व होता है, जो महान आर्कटिक शक्ति के रूप में रूस की स्थिति को मजबूत करना, मतलब आइस ब्रेकर का महत्व जो है वो क्या करेगा, वो जो रूस की स्थिति है उसको मजबूत करेगा। कैसे, ये महान आर्कटिक शक्ति के रूप में रूस की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए घरेलू आइस ब्रेकर को नए रूप में आकार देने, सुविधाओं से लैस करने, पुनर्स्थापित करने और रूस द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने वाले व्यवस्थित कार्य का हिस्सा है। पिछले 2 दशक में रूस ने क्या किया, सोवियत काल के आर्कटिक सैन्य ठिकाने को फिर से सक्रिय किया और अपनी क्षमताओं को उन्नत
किया है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। आर्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन भी वो क्या कर लेगा, अध्ययन भी उसके लिए ज्यादा आसानी से हो जाएगा, स्थायी नेविगेशन हो जाएगी, एशिया तक पहुंचने में लगने वाले समय की कमी होगी, मतलब नया रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है, तो नेविगेशन की जो उनकी नेविगेशन में जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा। आर्कटिक के संबंध में भारत की स्थिति क्या है, तो भारत ने 2007 में, अब आपको आर्कटिक अंटार्कटिक का तो पता ही होगा ना, आर्कटिक यहाँ पे है, अंटार्कटिक यहाँ पे है, और अटलांटिक ये सागर है, ठीक है ना, ये तीनों नाम सेम है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आर्कटिक क्या है, आर्कटिक में हमने अपने शोध संस्थान वगैरह कब से स्टार्ट किया, 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम स्टार्ट किया, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पीछे इंपॉर्टेंट नहीं था। आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है और इससे अभी तक हमने कितने 13 अभियान हम चला चुके हैं, कहाँ पे, आर्कटिक में, क्योंकि आपको पता है आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल में है और पूरा ही का पूरा क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति का अनावरण कब किया, मार्च 2022 में किया, इसी साल, और कहा है कि हम क्या करेंगे, सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण करेंगे। 6 स्तंभों पर निर्धारित है इनकी नीति, तो जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, सहयोग पर, पर्यावरण संरक्षण पर, आर्थिक, मानव विकास, परिवहन, कनेक्टिविटी, वही जो इंडिया का एजेंडा होता है। आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षित देशों में से एक है। आर्कटिक परिषद पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसमें 8 देश है और 13 पर्यवेक्षक देश है। तो भारत क्या है, क्या भारत इसका वो है, पूर्ण सदस्य है, तो गाइज नहीं, आर्कटिक परिषद में वही लोग हैं जो आर्कटिक सर्कल के देश है, ठीक है। तो भारत को क्या, कौन सा दर्जा मिला हुआ है, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। आर्कटिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल क्या है, फोरम है। तो अब देखो आर्कटिक परिषद के बारे में बताया कि भाई ये अंतर सरकारी निकाय है, आर्कटिक क्षेत्र के जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये मिलकर कार्य करते हैं और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आर्कटिक क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है और उत्तरी भाग में स्थित है, बता दिया मैंने आपको। भूमि की क्या है, भीतर आर्कटिक क्षेत्र की भीतर की भूमि में मौसम के अनुसार बर्फ के अलग अलग आवरण देखने को मिलते हैं। आर्कटिक के अनुसार आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र, अलास्का, देखो कौन कौन से जगह हैं, अलास्का का किसका पार्ट हो गया, यूएसए का, उसके बाद कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन इसमें शामिल है। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये इसके क्या है, पार्ट है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलें, तो ये क्या है कि यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे हिममंडल क्षति से। तो आई होप गाइस आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जितना भी हम एक दिन में करवाते हैं आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा करोगे तो ज्यादा दिमाग में बैठेगा, एक दिन में आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो वो आपके मेमोरी में फिक्स नहीं होगा। ओके गाइस, तो अब कल मिलेंगे, बाय।